चलिए बच्चों, बढ़ाते हैं अपनी कहानी को आगे। आइए आइए आइए। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में इधर और नीदर वगैरह पढ़ रहे थे। एक बार मैं नए चेहरों को बता दूं फिर से। ये बैच अभी शुरू हुआ था, कोई ज़्यादा टाइम इसको हुआ नहीं है। तो टॉपिक आपके हो गए कौन कौन से? एक तो नाउन और एक प्रोनाउन। दो टॉपिक आपके हो गए। जो टॉपिक इंग्लिश में आपके हो गए वो आपको दोबारा पढ़ा दिया जाएगा। समझ गए ना? वो आपको दोबारा करवा देंगे। अगर किसी को जल्दी पढ़ना है कि सर हम इतने दिन इंतजार नहीं करना चाहते हैं, तो नीचे जैसे ही आप काउंटर पे फीस जमा करवाओगे, आपको एक सुविधा फ्री दी गई है साथ में। वो सुविधा क्या है? ये जो क्लास अभी चल रही है ये साथ साथ क्या होती है? रिकॉर्ड होती है। समझ गए मेरी बात को? तो आपको जो है वो रिकॉर्डेड क्लासेस उन दोनों टॉपिक्स की आपको मिल जाएगी। समझ गए मेरी बात को? तो अगर आप लोग जल्दी पढ़ना चाहते हो तो नीचे अपने जो नंबर हैं वो जुड़वा लेना अपने एप्लीकेशन के साथ। जैसे ही आप लोग फीस जमा करवाओगे, आपको नंबर जो है वो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। समझ गए ना मेरी बात को? या तो इसको अभी जुड़वा सकते हो, या जिस दिन आपकी ऑफलाइन क्लासेस खत्म हो उस दिन जुड़वा सकते हो। क्योंकि जिस दिन आप जुड़वाओगे उससे लेकर के 1 साल तक वो आपके मोबाइल पे रहेगा। उसका टाइम पीरियड कितना है? 1 साल। तो या तो आप ऐसा करो कि अभी तो जैसे आप ऑफलाइन पढ़ ही रहे हो, और फिर जब आपका ऑफलाइन पूरा हो जाए मामला, तब फिर घर पे बैठ करके जब तैयारी करो तो आपके पास वो दोबारा कोई बात समझ में नहीं आए तो वीडियो को खोला और देख लिया। तो जो नए बच्चे हैं वो दो नाउन और प्रोनाउन अगर पढ़ना चाहते हैं थोड़ा जल्दी, तब तो आप ऑनलाइन से देख लेंगे, नहीं तो आपको दोबारा करवाया जाएगा। समझ गए ना मेरी बात को? समझ में आ जाएगा, यहीं से कोई समस्या नहीं होगी। क्लास में बैठोगे तो समझ में आएगा ही आएगा, इसमें ना आने की कोई संभावना बचती नहीं है। समझ गए ना मेरी बात को? अब कल क्या पढ़ा था लास्ट में, एक बार मेरे को आप बता देंगे? दोनों पढ़ लिए थे क्या? इनका पेयर भी पढ़ लिया था, चलो अच्छी बात है। आ जाओ, देखिएगा। अब बातचीत कर दो बंद, ध्यान से सुनना समझना। हमारा जो टॉपिक चल रहा है बच्चों, अभी चल रहा है डिटरमिनर वर्सेस एडजेक्टिव। यानी डिटरमिनर सर अपन अभी सीख रहे हैं, डिटरमिनर्स को अभी अपन पढ़ रहे हैं, बातें नहीं। अब एकदम शांति से मेरी बात को आप सुनेंगे। देखो, शांति सुने ना सुने लेकिन तुम शांति से जरूर सुनोगे। देखो, अब अपना जो डिटरमिनर है बच्चों, आगे वाला, उसका नाम है बोथ। क्या नाम है? बोथ। बोथ के बारे में अपने को जानना है, समझना है कि बोथ क्या होता है। ठीक है? बोथ का मतलब होता है दो लोगों के लिए ये यूज किया जाता है। कितने लोगों के लिए यूज किया जाता है? ये दो लोगों के लिए यूज किया जाता है आपका बोथ। बैठ जाओ बैठ जाओ। ते देख के क्या हो रहा बाहर, नया तो बता दो मन। पानी पीना तो कौन सा होता है? आप देखो, बोथ कितनों के लिए यूज किया जाएगा? दो के लिए। ये बोथ जो है प्यारे बच्चों, डेटर्मिनर भी होता है, और ये बोथ जो है प्यारे बच्चों प्रोनाउन भी होता है। डेटर्मिनर भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। ये डेटर्मिनर कब होगा? जब एक सवाल मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। मैंने सवाल लिखा, बोथ स्टूडेंट या स्टूडेंट्स या हैज या हैव बीन रेडी टू गो देयर। एक सेंटेंस तो मैंने ये लिख दिया। एक सेंटेंस मैंने लिखा, बोथ ऑफ द
स्टूडेंट्स हैज या हैव बीन रेडी टू गो देयर। ये दो सेंटेंस हैं बच्चों आपके सामने। इन दोनों में ऊपर जो आप बोथ देख रहे हो, इस बोथ के बाद में आपको कौन दिखाई दे रहा है? नाउन दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है? नाउन। इसका मतलब बोथ जब डिटर्मिनर बनेगा तो बोथ के बाद में कोई ना कोई नाउन तुम्हें दिखाई। और बच्चों ये जो नाउन होगा ये प्लूरल होगा, क्योंकि बोथ मिनिमम कितनों की बात करता है? दो की बात करता है। तो जो ये नाउन होगा, ये नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। बोथ के बाद में जो नाउन होगा बेटा, वो नाउन कैसा होगा? ये बात समझ में आ गई ना तुम्हारे? चलो अच्छी बात है। अब यहाँ इसका मतलब स्टूडेंट नहीं आएगा, कौन आएगा? बहुत स्टूडेंट्स। अगर ये प्लूरल को दिखाता है तो सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, कौन आएगा? आगे अगर पोजेशन यूज करना होता तो भी कौन आता? प्लूरल ही आता। लेकिन नीचे वाली जो कहानी है, अगर ऑफ के बाद में नाउन होगा, वो नाउन हमेशा क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। वो नाउन क्या होगा? प्लूरल। यानी जब बोथ प्रोनाउन बनेगा तो आपको सबसे पहले कौन दिखेगा? बोथ। बोथ के बाद में कौन दिखेगा? ऑफ। ऑफ के बाद में कौन दिखेगा? और वो नाउन क्या होगा? प्लूरल। इसके साथ में जो वर्ब होगी बेटा, वो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। वो वर्ब भी कैसी होगी? और जो पोजेशन होगा, वो पोजेशन भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। इसका मतलब हमने लिखा बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स। इस बात का मतलब है दो स्टूडेंट हैं और दोनों में से दोनों ही जाने को क्या हो गए? तैयार। तो यहां वर्ब क्या होगी? प्लूरल। रेडी टू गो देयर। समझ गए मेरी बात को? तो हमने आज की क्लास में सबसे पहले हेडिंग डाली यूज ऑफ बोथ। बोथ डिटरमिनर भी होता है और बोथ प्रोनाउन भी होता है। अगर बोथ के तुरंत बाद में अगर नाउन होगी तो वो डिटरमिनर की तरह रिएक्ट करेगा, और अगर उसको ऑफ के साथ लिखा जाता है तब वो प्रोनाउन की तरह ट्रीट करेगा। दोनों ही केस में वर्ब प्लूरल ही यूज होगी। दोनों ही केस में नाउन भी कैसा यूज होगा? प्लूरल यूज होगा। इतनी बात में समस्या है क्या? आई बात समझ में? चलिए लिख लीजिए। हाउसफुल है। 15। 15,000। 15,000। हो गया बच्चों?
लिख लिया क्या? हो गया? चलो, बातें मत करो रे तुम यार। ना, बातें नहीं, बातें नहीं, एकदम शांति से बैठे रहो। तुम जो आपस में बातें करके मजा लेते हो ना, उससे ज्यादा मजा मेरी बात को सुन के तुम्हें आएगा। आप लोग क्या है कि आपस में लगे रहते हो और मेरी बात को क्या कर जाते हो, स्किप कर जाते हो। इसका मतलब तुम सिर्फ मेरी बात को स्किप नहीं कर रहे हो, तुम मजे को स्किप कर रहे हो। समझ गए ना तुम मेरी बात का? तो आपस में बातें मत किया करो। अब सुनना मेरी बात। प्यारे बच्चों, क्या बोथ के साथ नॉट पॉसिबल है क्या? बोथ के साथ नॉट आएगा क्या? बोला सर नॉट पॉसिबल। बोथ के साथ नॉट पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि बोथ कितनों को दिखाता है बच्चे लोग? दो को। और नॉट नेगेटिव इसका मतलब कहना चाहता है कि दो में से दोनों ही। तो इसके लिए तो हमारे पास वर्ड है, कौन सा? तो बोथ प्लस नॉट इज इक्वल टू, इसका मतलब बोथ के साथ नॉट आता नहीं है। जैसे मैंने सवाल लिख दिया, बोथ द प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग वेल। चलो, ये सेंटेंस गलत हो गया ना बच्चों? गलत हो गया। बोले सर बोथ के साथ आपने क्या लगा दिया, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत हुआ। गलत हुआ इसका मतलब इसको सही करना है। सही करना है तो कैसे सही करोगे? बोले सर नीदर का यूज करिए। नीदर, नीदर के बाद में प्लेयर आएगा या प्लेयर्स आएगा? नीदर प्लेयर इज, नॉट लिख दूं ना आगे? नीदर प्लेयर नहीं सर, नीदर के साथ भी नॉट है, डायरेक्टली लिख दो नीदर प्लेज इज प्लेइंग। और इस बात का मतलब ही क्या है? दो में से, दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं खेल रहा। लिख लीजिए। प्रो, लिख लो। मैं नीचे देख रहा था। हो गया क्या? आज गर्वित ठीक है क्या तू? हो गया क्या? हो गया बच्चों? चलो आगे देखो अब। अब नेक्स्ट अपना डिटर्मिनर है। अरे नहीं, नहीं और दोबारा नहीं नहीं बोलना पड़े मुझे इधर देख करके। समझदार हो, समझ जाओगे। समझ गए ना मेरी बात को? ये ये चू 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 पू 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 गुंजे मन। शांति से बैठे रहोगे, क्लास चल रही है, आराम से देखोगे इसको। फालतू की बकवासबाजी नहीं। नीचे कोई तो कुछ खुजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये साला रड़ाए गए हैं। ये जो है ना जिसके ये, देख लेना, इसका इलाज मेरे पास है, सर्जन हूँ मैं। साला बाड़ूंगा नहीं, उखाड़ दूंगा।
और साथ में कुछ भी उगड़ सकता है। चुपचाप शांति से एकदम, जैसे मैं इधर देखूं ना पीछे से, रोज रोना नहीं होना चाहिए तुम्हारा। हाँ, कौन सा रोना, तुम अब जो बोलना चाहता हूँ तो तुम समझ जाते हो पहले ही। समझ गए ना तो मेरी बात को, बातें मत किया करो, समझा करो तुम। आप देखो, अब है आपका ऑल। प्यारे बच्चों, ये जो ऑल है, ये डेटर्मिनर भी होता है, और ऑल जो है वो प्रोनाउन भी होता है। डेटर्मिनर भी है और प्रोनाउन भी है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, लेकिन ये मुझे बताओ क्या दिखाता है वो? दिखाएगा क्या सर? तीन या तीन में से, तीन या ज्यादा में से सारे। दो के लिए ऑल नहीं होता है, दो के लिए कौन होता है? तीन होने चाहिए कम से कम, तीन या ज्यादा में से सारे के। और दो में से सारे के सारे मानी बोथ। समझ गए? चलो, अब मैंने लिखा सेंटेंस। एक तो मैंने लिखा ऑल इज वेल, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। एक मैंने लिखा ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट देयर, ऑल हैज या हैव रेडी टू डू दिस वर्क, ऑल इज या आर पैक्ड फॉर ट्रिप, ऑल gold is sold by her। देखो, ये कुछ सेंटेंस लिखे मैंने। पहले में देखोगे ऑल इज वेल, बोला सर ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब से पहले आया है, तो इसका मतलब ये प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गुड, ऑल दैट नाउन क्लोज बनाने के लिए आ गया। ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट की वर्ब हो गई। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। तो ये ऑल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? डिटरमिनर। ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट देयर, तो यहाँ कौन है? ये नाउन है ना, ये नाउन है, तो यहाँ कौन आ जाएगा? ये भी डिटरमिनर। ऑल वर्ब से पहले तो ये प्रोनाउन। ऑल हैज या हैव रेडी टू डू दिस वर्क, इस काम को करने के लिए सबके सब तैयार है, तो सिंगुलर तो हो ही नहीं पाएगा, कौन आ जाएगा? हैव। ऑल इज आर पैक्ड फॉर ट्रिप, यानी सब कुछ पैक कर लिया गया है ट्रिप के लिए। कहीं तुम ट्रिप पे जाते हो तो सब कुछ पैक करके लेके जाते हो ना, कपड़े वपड़े पैक करते हो, खाना वाना पैक करते हो, और कुछ चीज़ें, कई चीज़ें जो तुम्हें वहाँ काम आने वाली हैं, वो सब चीज़ें तुम वहाँ पैक करते हो। तेल वेल ले लेते हो साथ में, नहाने के लिए, कंघी करने के लिए। समझ गए ना मेरी बात को? हाँ, तो सब कुछ है, इसका मतलब प्लूरल है ना, क्यों आएगा? ऑल गोल्ड। अगर ये नाउन से पहले आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? डिटर्मिनर। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऑल जो है जब डिटर्मिनर आता है, तो ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे ऊपर तो यहाँ काउंटेबल नाउन के लिए यूज हुआ है, और यहाँ किसके लिए यूज हुआ है ये? अब अनकाउंटेबल के साथ आपको वर्ब मालूम है क्या होती है? हमेशा सिंगुलर होती है, कभी भी प्लूरल। तो आप कहोगे सर नीचे ईज है ऊपर प्लूरल, यानी नीचे सिंगुलर आ रही है ऊपर प्लूरल आ रही है, ये लोचा कैसे? तो नीचे अनकाउंटेबल और ऊपर काउंटेबल है। समझ गए ना मेरी बात को? करिए कॉपी।
सैटरडे को टेस्ट है। इस टेस्ट में तो सिर्फ दो ही टॉपिक दिए हैं, नाउन और प्रोनाउन। फिर आगे वाले टेस्ट में इस बार दो पेपर बनाए हैं एसएससी के, एक तो कंप्लीट सिलेबस का बनाया है और एक नाउन और प्रोनाउन का बनाया है। तो दोनों जो कंप्लीट का देगा उससे तो कंप्लीट का, और जो दो टॉपिक्स का देना चाह रहा है वो दो का। लेकिन आगे से सारे जो पेपर बनेंगे उनमें कंप्लीट सिलेबस होगा। समझ गए ना? मैं रीजन बता देता हूँ इस चीज के पीछे क्या है, क्योंकि हमें टॉपिक वाइज तैयारी नहीं करनी है। देखो मुझे तो ये चीज कभी कभी पहले दिन से ही डे फर्स्ट से मेरे को ये चीज पसंद नहीं थी कि अपन टॉपिक वाइज टेस्ट लें। क्यों लें टॉपिक वाइज टेस्ट जब आना ही नहीं है पेपर में टॉपिक वाइज टेस्ट? तो हम क्यों प्रिपेयर करें उसको? भाई हमें तो वो प्रिपेयर करना है ना जो एग्जाम में आएगा। लेकिन कुछ एक यहाँ हैं जिनको एसएससी के बारे में यही नहीं पता कि क्या मतलब होता है ना। वो अपने हिसाब से क्षण करके बाको मुंडो टॉपिक वाइज लो, है ना। तो अब जब तक है जान शरीर में तब तक हम अपनी मन की मर्जी करेंगे, और जिस दिन मन की मर्जी करनी बंद हो जाएगी उस दिन इनकी मर्जी, उस दिन इनकी मर्जी। समझ गए ना मेरी बात को? तो हमें जो है वो कंप्लीट टेस्ट अपन शुरू करेंगे। ये वाला पेपर तो मैं करवाना चाह रहा था क्योंकि पहला ही पेपर है, तो ज़्यादा तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं चाहता था। लेकिन आगे से कंप्लीट सिलेबस है, और उस कंप्लीट सिलेबस में अगर नंबर कम है ज़्यादा है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी अपने को नंबर तो अभी देखने ही नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ असलियत ऐसे की बच्चों। जिस दिन तुम तीनों सब्जेक्ट के महारथी बन जाओगे ना, इंग्लिश के, मैथ के और रीजनिंग के कंप्लीट सिलेबस के बाद, जब तुम्हें ये लगेगा हमें सब कुछ याद हो गया, सब कुछ आने लग गया, उस दिन भी तुम्हें 60 मिनट में तुम पेपर नहीं कर पाओगे पूरा। 60 मिनट में तुम पेपर, देखो सुनना, मैं बताता हूँ तुम्हें बात। ये नए बच्चे हैं, कईयों को तो अभी जैसे 12वीं पास करके आए हैं। थोड़ा सा मैं तुम्हें बता देता हूँ एसएससी के बारे में। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 100। और टाइमिंग कितना होता है? प्री की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी 25 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? आप ये मान के चलो, बिगिनर से थोड़ा अच्छा, यानी जिसकी प्रैक्टिस ठीक ठाक है, उसे एक मैथ का सवाल करने में 1 मिनट तो लग ही सकता है। लग ही सकता है ना? रीजनिंग में भी लग सकता है 1 मिनट तो। लेकिन तुम्हारे पास 1 मिनट भी सवाल को करने के लिए नहीं है। अगर तुम 50 मिनट में 50 सवाल एकदम सही सही करोगे तो भी 10 मिनट में करने के लिए तुम्हारे पास आप 50 सवाल बच जाएंगे, जीएस के और इंग्लिश के। 10 मिनट में कितने सवाल बच जाएंगे? अगर 50 मिनट तुमने इन दोनों में लगा दी ना, मैथ और रीजनिंग में, तो 50 सवाल करने में आपके पास कितनी मिनट है? ओनली 10 मिनट है। समझ गए ना तो मेरी बात को? और ये बात तो मैं कब कर रहा हूं? जब तुम्हें सब कुछ आ रहा होगा एकदम, जब तुम क्या होगे, कंप्लीट सिलेबस करके बैठ जाओगे, तब ये बात होगी। सुनना, इसमें लोगों का स्कोर आता है 200 में से 200 प्री में। अब सर टॉपर क्या आता होगा? एक नहीं है। रिजल्ट जब तुम निकाल के देखोगे तो 197.5 में और 200 के बीच में कम से कम भी आपको 200 से 300 कैंडिडेट नजर आ जाएंगे। हो सकता है कि मैं कम बोल रहा हूँ, ज्यादा हो सकता है, इस स्कोर के मिड में, बीच में। समझ रहे हो तो मेरी बात? तो कंपटीशन इतना टफ है, कंपटीशन एसएससी का बहुत ज्यादा टफ है। सिलेबस बहुत आसान है। अब जिन सवालों की मैं 50 की बात कर रहा हूं, लोग इस पेपर को अच्छी प्रैक्टिस के बाद पूरा पेपर कंप्लीट करके बैठ जाते हैं 45 से 50 मिनट में, और उनका स्कोर रहता है 180 प्लस एक नॉर्मल कैंडिडेट का, ना कि टॉपर का। 180 प्लस 45 मिनट से लेकर के 50 मिनट के बीच में क्या हो जाता है? पूरा पेपर। 5-7 मिनट इधर उधर ताड़ भी लेते हैं, कौन आया है क्या आया है। समझ गए ना मेरी बात को? 5-7 मिनट वो भी मिल जाते हैं। तुम सुनना मेरी बात। अब इस बात का मीनिंग कतई डिमोटिवेशन नहीं है या डेमोलाइज करना नहीं है। जो मैंने तुम्हें बताई है, इस बात का मतलब है सच से अवगत करवाना। डॉक्टर
किसी मरीज को कैंसर है और डॉक्टर उससे छुपाएगा कि तेरे को कैंसर है, तो गलत बात है या सही बात है? गलत बात है, क्योंकि डॉक्टर चाहता है कि वो दुखी ना हो। दुखी ना होगा, उसे पता नहीं चलेगा, वो ढंग से इलाज नहीं करवाएगा तो मर जाएगा। हमें सच्चाई को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। तो सच्चाई क्या है? कंपटीशन टफ है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन इम्पॉसिबल कतई नहीं है, बहुत ज्यादा पॉसिबल है। बहुत सारे बच्चे पास होते हैं एसएससी में, बहुत सारे, ढेरों ऑफिसर्स बनते हैं। कोई इनकम टैक्स में है, कोई कस्टम में है, ऑडिटर है, कुछ भी है, मतलब सिलेक्शन कईयों का होता है। यानी अगर 17,727 वैकेंसी लेटेस्ट अभी आई थी, तो 17,727 बच्चे जो है वो बने थे इंस्पेक्टर, बने थे ना भाई। वैकेंसी आई है तो वो तो भरेंगी ना, उनमें हमें हमारा नंबर लाना है। अब कैसे लाना है? उसका एक सीधा सिंपल सा वे है, पढ़ाई, लगातार पढ़ाई। पहले एकदम ढंग से कंप्लीट सिलेबस, सिलेबस पूरा, उस सिलेबस के साथ साथ टेस्ट सीरीज, और वो भी कंप्लीट सिलेबस की, ताकि पहले दिन से क्या पड़ जाए, हमें आदत पड़ जाए पेपर को सॉल्व करने की। ये सबसे अच्छी आदत होती है। मॉक, हमारे इस प्रोफेशन में, हमारे इस एसएससी में जो मॉक की भूमिका है वो किसी की नहीं है। मॉक टेस्ट में जो पावर है वो किसी में नहीं है। यानी जितने टेस्ट तुम दोगे, चाहे तुम्हारा एक ही टॉपिक क्यों ना पढ़ा हो, चाहे तुम्हारा दो ही टॉपिक क्यों ना पढ़ा हो, जितने टेस्ट तुम दोगे तुम्हारे अंदर उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। उस टेस्ट में तुम्हें यह पता करना है कि मेरा क्या गलत है, मेरा क्या, और नहीं तो तुम्हें यही पता चल जाएगा सिलेबस से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, किस हद तक पूछे जाते हैं। तो टेस्ट से घबराना नहीं होता है। दूसरी बात, पैनिक नहीं करना होता कि सर कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट, हमने तो दो ही टॉपिक पढ़े हैं, हमारा क्या होगा, ये वो। कुछ नहीं होगा तुम्हारा अगर तुमने पूरा टेस्ट नहीं दिया तो। समझ गए ना मेरी बात? टेस्ट देना है, नंबर अपने को अभी देखने नहीं है। आए तो अच्छी बात, ना आए तो और अच्छी बात। हमें सिर्फ टेस्ट को सोल्व करने की कोशिश करनी है जब तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट। हमें यह प्रयास करना है कि 60 मिनट में हम इस पेपर को पूरा सोल्व कर दें। तुम्हें सवाल, अगर वो 25 सवाल जो एग्जाम में आएंगे, अगर मैं यहाँ क्लास में दूंगा ना, तो तुम कर दोगे आराम से। लेकिन एग्जाम में नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ ऊपर स्क्रीन पे चलता रहता है 59, 58, 57, 56, 55, आदि तो बैठे ही ध्यान रहा आदमी को, स्क्रॉल करने करने में टाइम निकल जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस हमें पहले दिन से करनी है। ये टेस्ट ऑफलाइन होगा, आगे वाले सारे टेस्ट तुम्हारे ऑनलाइन करवाए जाएंगे। समझ गए मेरी बात? आगे के सारे टेस्ट क्या होंगे? ऑनलाइन होंगे। एकमात्र यही टेस्ट लास्ट टेस्ट है एसएससी का जो ऑफलाइन होगा। अब इसके बाद में सारे ऑनलाइन, और मैं वहां मौजूद रहूंगा। जिस बच्चे का सबमिट हो गया उसका रिजल्ट पर्सनली मैं नोट करूंगा, उसके साथ मैं बातें करूंगा, उसका टेस्ट वहीं सेव रहेगा पर्सनली, कि कौन गलत किया है, कौन सही किया है, इस सवाल को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता था। समझ गए ना तो मेरी बात को? लेकिन हमें क्या करना है, जो चीज अभी हम पढ़ रहे हैं उसकी थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए। उस थ्योरी के कंप्लीट होने के बाद में, उसके बाद में जो आपको बुक दे रखी है, मैं मेरे सब्जेक्ट की अभी बात कर रहा हूं, जो आपके पास बुक है इंग्लिश की, उसके अंदर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सारे के सारे सॉल्व करने हैं। और एक टॉपिक को एक बार सॉल्व करने से कुछ भी नहीं होगा। कम से कम भी उस बुक को तुम्हें 5 या 6 बार पूरा ढंग से करना पड़ेगा। यानी तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। सवाल दिखते ही पता लगना चाहिए। मैथ्स के अंदर भी ये बात लागू होती है। मैथ्स के अंदर 25 में से सारे सवालों में पेन चलाने की जरूरत नहीं है। अगर हर सवाल में पेन चलाएंगे तो हमसे पेपर कभी पूरा अटेम्प्ट होगा ही नहीं। सेम प्रोसेस रीजनिंग में भी है। कुछ सवाल होते हैं एसएससी के फिक्स्ड होते हैं जो हर बार आते हैं। उस तरीके के सवाल, हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि हमें उनका आंसर तक याद है। बुक खरीद लो बढ़िया सी, मोटी सी, हर सब्जेक्ट की, तीनों की। पहला काम तो खरीदना ही नहीं है, पहला काम तो ये है कि जो तुम्हें दे रखा है पहले ये तो करें, पहले इसको तो झेलना सीखे, फिर लेंगे ना हेवी डोज। पहले ये तो कर लें पूरा ढंग से। अगर यही नहीं है तो फिर आगे का लेके भी क्या करेंगे? समझ गए तो मेरी बात को? जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो रोजाना उतनी प्रैक्टिस करो। मेरी एक बात याद रखना बच्चों, हमेशा तुम्हारी जो जिंदगी है वो
किताब की तरह ही है। जिस तरीके से किताब में हर रोज एक नया पन्ना खुलता है, जिंदगी का हर दिन एक नया पन्ना, एक नया अध्याय तुम्हारे लिए आता है। वो पन्ना तुम्हें हर दिन पढ़ना पड़ेगा, और जब तक तुम उस पूरी किताब को पढ़ नहीं लेते हो, जब तक तुम्हें रुकना नहीं है। किताब को बीच में नहीं छोड़ना है, कहने का मतलब ये है। यानी जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती तब तक हम डटे रहेंगे, लगे रहेंगे, निरंतरता से प्रैक्टिस करते रहेंगे। मंजिल कोई दूर नहीं होती। इंसान में अगर चलने का सामर्थ्य है, दौड़ने का भी नहीं है, अगर चलने का सामर्थ्य भी है, अगर वो धीरे 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 चलेगा तो किसी दिन तो मंजिल पे वो जरूर पहुंचेगा। बस जरूरत ये है कि वो थक करके बीच में बैठ ना जाए। और थकान जो होती है वो शारीरिक नहीं होती। इंसान का जो दिमाग होता है वही तो उसे थकाता है और वही उसे जगाता है। अगर दृढ़ संकल्प तुम्हारा मजबूत होगा तो मंजिल पे पहुंचने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। ये बात मेरी ध्यान में रख लेना। और यही गुरु मंत्र तुम्हारी इस एसएससी को पार करवाएगा, बाकी और कोई पार करवाएगा भी। एसएससी सबसे ज्यादा पेशेंस को मानता है। जिसके अंदर धैर्य है वो एसएससी को पास करेगा। जिसमें धैर्य नहीं है, यूपीएससी और एसएससी दो एकमात्र ऐसे बोर्ड हैं जो आदमी की धैर्य की परीक्षा लेते हैं। यानी हम ये सोच लें कि शुरुआत के 3 महीने में सिलेक्शन हो जाए तो पॉसिबल 3-3 साल तक लोगों का नहीं होता है। लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, और जिस दिन होता है उस दिन 4-5 में होता है एक साथ। उनका सीएचएसएल भी क्लियर होता है, उनका एमटीएस भी क्लियर होता है, उनका सीजीएल भी क्लियर होता है, उनका सीपीओ भी क्लियर होता है, उनका आईबी भी क्लियर होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। जिस एग्जाम में वो सिलेबस आ रहा है, उस सिलेबस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, उस दिन वो सब में बच्चा क्या हो जाता है, पास हो जाता है। लेकिन वही बच्चा पास होगा जो बीच में रुका नहीं है, लगातार लगा पड़ा है। हम हार मान लेते हैं, जैसे यार मेरे को तो छोड़ना है, इसकी तैयारी करूंगा, इतनी तैयारी इतनी मेहनत अगर मैं किसी और में कर लूंगा तो मेरा जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। यार इतने दिन से लगा पड़ा हूं, मेरे तो मॉक में 130 से ज्यादा नंबर ही नहीं आ रहे हैं साले। अरे तो तू अब 130 तक पहुंचा है, तू 65 पे भी नहीं था, तू 65 से 130 पे पहुंचा है। तुझे 130 में पहुंचने पे 1 साल लग गया, अब 1 साल मेहनत और करके देख 170 पे जाएगा। लेकिन 130 पे आके रुकने का क्या मतलब है। 130 तक अगर हम चल दिए तो फिर अब रुकने का मतलब क्या है। यहां तक पहुंचे तो आगे भी पहुंचना पड़ेगा ना। राजा ने सजा दी चोर को कि या तो 100 काड़े खा ले या 100 प्याज खा ले। चोर ने कहा कोड़े कौन खाएगा, प्याज ही खा लेता हूं, खाने ही तो है। उसने 30 प्याज खाए, 30 प्याज खाने लग गया, आंखों से आंसू निकलने लगे, मुंह जलने लग गया, पेट के अंदर आग लग गई। उसने कहा कि साहब मेरे से तो प्याज खाए नहीं जाएंगे, मेरे तो क्या मार लो, कोड़े ही मार लो। अब उसने कोड़े खाने शुरू किए। जो ही पीठ पे दर्द हुआ वो कहता है कि मैं तो प्याज ही खा लूंगा। अब दोबारा उसने प्याज खाना शुरू कर दिया। अब दोबारा प्याज से जैसे ही आंसू आए, दोबारा कहा कि मैं कोड़े खा लूंगा। तो क्या कभी उसकी सजा पूरी हो पाएगी क्या, कभी उसकी सजा पूरी। अगर तुमने 130 तक पहुंच गए और अब तुम रुक गए और कोई दूसरी प्रिपरेशन तुमने शुरू कर दी तो तुम्हारी प्रिपरेशन कभी भी खत्म। और हमें प्रिपरेशन बहुत जल्द खत्म करनी है। यानी हमें सिलेक्शन लेकर के, और तैयारी नाम की जो चिड़िया हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है इसको हटाना है। और उसके लिए तुम्हें पढ़ना, लगातार पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी धैर्य के साथ। एक दिन में हथेली पर सिरसू, अगर ते हथेली पर सिरसू उगानी चाहोगा तो वह तो उगनी कोन्या। नौकरी लागणो है, चोखी बात करनी है समाज के सागे, चोखो नाम कमाणो है, चोखी जिंदगी जीनी है, चोखो खाणो खाणो है, तो चोखी मेहनत भी करनी पड़ेगी साहब। अगर आप मेहनत चोखी करांगा तो आपनो सारो काम क्यों होगो, चोखो चोखो। समझ गया मेरी बात। आया तो रात ने सपना देखण में किमी को नहीं हुए, सपना देखबा करांगा बैठा बैठा, मारो आया हो जाओगो, मारो वह हो जाओगो, तारो किमी को नहीं हो बिना मेहनत का। तो चाहे सोचण में ख्याली पुलाव चाहे अपन जितने बना ले। कभी कभार सोचता हूं अगर ये ख्याली भूतों से ना डरता तो जिंदगी में अब तक पता नहीं मैं क्या क्या करता।
ये ख्याली भूत हमेशा इंसान को डराते रहते हैं, डराते रहते हैं, डराते रहते हैं। और जिस दिन इंसान इन ख्याली भूतों से डरना बंद कर देता है, उस दिन इंसान अपनी असली जिंदगी को देखता है और उसको जीना शुरू कर देता है। फियर इज ए बीस्ट दैट फिट्स ऑन योर अटेंशन। डर एक ऐसा राक्षस है जो आपके ही आकर्षण से ज्यादा बड़ा होता है, उसी पे वो जीवित रहता है। अगर तुम उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दोगे तो डर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए डर के आगे जीत है। ये बात मेरी हमेशा कान खोल के सुन लेना। टेस्ट प्रॉपर दोगे, मेहनत प्रॉपर करोगे, लगातार पढ़ोगे, और लगातार पढ़ने के बाद में अगर सिलेक्शन ना हो तो मेरे पास आ जाना 1 साल बाद में कि गुरुजी आपने कहा था कि 1 साल नीची गुद्दी करके लगा रहे किताबों में 6-7 घंटे पर डे के हिसाब से पढ़, और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तुम में से एक भी बच्चा जिसने इस बात को मान लिया वो हो गया सिलेक्ट, और जिसने किया फर्जी पढ़ा, पढ़ाई से ध्यान हट गया, रीजन चाहे उसका जो भी हो, मेरे लिए दुनिया में कोई चीज खराब नहीं है, मेरे लिए ना कोई बॉयफ्रेंड खराब है, ना मेरे लिए कोई गर्लफ्रेंड खराब है, जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, इससे बड़ा डिसीजन इंसान का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो चीज आपकी करियर में बाधा बन रही है तो आप जो है वो गलत ट्रैक पे हो, आप गलत साथी के साथ हो, आप गलत इंसान के साथ हो। क्योंकि अगर आपको जिंदगी में एक साथ हाथ में हाथ रख करके आगे बढ़ना है तो तुम्हें दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। और जब तक तुम सक्सेस नहीं हो जाते, अपने ऊपर तुम्हारा इतना कंट्रोल होना चाहिए कि तुम अपनी पढ़ाई को तवज्जो दो, और अपने दोस्त जिसकी तुम बात करते हो उसको भी मोटिवेट करो पढ़ने के लिए कि पढ़ाई के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके बाद में सब चीजें हैं, भूखे मर जाएंगे, सिर्फ बातों से पेट भरता नहीं। ऐसी बातें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। पढ़ाई करो, मेहनत करो, जी जान लगा के मेहनत करो, बट पढ़ लो तुम, है ना? तुम मानोगे ना मेरी ये बात? चलो, हाँ तो तुम भर ही लेते हो। अब मानोगे कि नहीं मानोगे वो तो तुम जानो। लेकिन ये ध्यान में रख लेना, 60 मिनट में पेपर करना है। कितने मिनट में पेपर करना है? और उस 60 मिनट के लिए तुम्हें पता नहीं कितने घंटे पर डे के हिसाब से मेहनत करनी। ऐसा टारगेट बना लो, दिन में मैथ्स के मुझे 100 क्वेश्चन सवाल, यानी दिन के पर डे के मैं कितने सवाल सोल्व करूंगा, मैथ के 100, रीजनिंग के भी मैं कितने सोल्व करूंगा, और इंग्लिश के भी मैं कितने सोल्व करूंगा, और डेली के 50 क्वेश्चन मैं करंट अफेयर्स के पढ़ूंगा। ये तुम्हारा टारगेट होना। और ये टारगेट अगर तुम लगातार अपनाओगे ना तो 100 से धीरे धीरे ये रैंक जो है वो बढ़ती जाएगी। 100 से 120 पे जाओगे, 130 पे जाओगे, 150 पे जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे ही तुम नंबर सिस्टम को दोबारा सोल्व कर रहे हो, तुम्हें पेन चलाने की जरूरत अब नहीं है। फिर एकदम सरसरी निगाह से ही हो जाएगा, ये भी हो गया, ये भी है, या ऐसे तो हो जाएगा, गुणे 5 कर देंगे, 3 का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे सिचुएशन आपकी पैदा हो जाएगी ऐसे करोगे तो। लेकिन आपा ये मैं दूं तो छोड़ो, बेसिक उनका। हाँ, तो ये अपन ने पढ़ा था ऑल। अब सुनो मेरी बात आगे, प्यारे बच्चों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो ऑल है ना, ये ऑल तुमसे एक डिमांड और करता है। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं बच्चों, देखो सामने मैंने लिखा ऑल चिल्ड्रेन लाइक या लाइक्स स्टोरीज। एक मैंने लिखा, बेटा बात नहीं, ऑल द चिल्ड्रेन लाइक या लाइक्स स्टोरीज। चलिए बच्चों, दोनों में से कौन सही कौन गलत? इन दोनों में से कौन सही कौन गलत बताओ? लाइक लाइक्स, ऊपर वाले में लाइक, नीचे वाले में लाइक्स। क्या रीजन है इस बात का? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? दा की वजह से। दा पुअर के साथ क्या था बेटा? सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब? तेरो सिर। यार मैं क्या एल से बचता हूं? चलो, अब मेरी बात को सुनना। इसका मतलब क्या है? ऑल चिल्ड्रेन लाइक स्टोरीज, सारे बच्चे कहानियां पसंद करते हैं। नीचे वाली का भी मतलब तो सेम है, लेकिन ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ
चिल्ड्रेन है, ये बच्चों का क्या है, पर्टिकुलर। और ऊपर वाली बात दुनिया जहां के जितने बच्चे हैं वो सब पे लागू होती है, लेकिन नीचे वाली दुनिया जहां के बच्चों पे लागू, ये मेरे बच्चों पे लागू होती है। मेरे बच्चे सब इंटेलिजेंट है, सब पढ़ाई में होशियार हैं, सब घर जाके आज 100 क्वेश्चन सवाल सोल्व करेंगे। ये बात मेरे बच्चों के लिए है ये दुनिया जहां के बच्चों के लिए नहीं है। अब इस बात का मतलब ये है, अब मैं क्यों समझा रहा हूं ये बात, मेरी बात को सुनना। मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, चलो एक बार ये लिखो तुम, थोड़ा सा ये लिखो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का मामला है, समझ जाएंगे, आसान हो जाएगा काम। इनका मतलब पता होना चाहिए, ऊपर वाली दुनिया जहां के बच्चे, नीचे वाले पर्टिकुलर बच्चे। यार तेरी रिंगटोन भी तगड़ी है, याद चीज है यार, ये मेरे जिगर का छल्ला तो सही होते, छल्ले और छलियां मेरे जिगर को संभाले बैठे हो तुम। ये मान लो कोई इधर है तो कोई, अगर तुम इधर उधर हो गए तो फिर ये नीचे गिरने को आतुर हो जाता है। चलो, अब बच्चों एक बात, आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर बोलता था ऑल ऑफ यू स्टैंड अप या ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग, बोलता था ना, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। मेरी बात को सुनना बच्चों, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, ऑल ऑफ चिल्ड्रेन लाइक स्टोरीज, एक मैंने लिख दिया ऑल ऑफ द चिल्ड्रेन लाइक स्टोरीज। ये आईफोन है, ये आईफोन वाले जो है कभी भी फोन को साइलेंट नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर फोन को साइलेंट रख लिया तो फिर रुका कैसे पड़ेगा, और रखना भी नहीं चाहिए। जिसके पास आईफोन है वो कभी भी साइलेंट कम से कम नहीं रखना है, समझ गए ना, पता तो चले। चलो, ऑल ऑफ चिल्ड्रेन लाइक स्टोरीज। अब मुझे एक बताओ, ये सही है सेंटेंस या ये सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला तो तुम जिंदगी भर बोलते हैं स्कूल में, ये बताओ सही था या गलत था जो तुम बोलते थे? बेटा ऊपर वाला सेंटेंस गलत है और नीचे वाला सेंटेंस सही है। क्यों सही है, मेरी बात को सुनना। ऊपर वाले का मतलब क्या हो गया, बच्चों में से सारे बच्चे, तेरा दिमाग खराब है, बच्चों में से सारे बच्चे, ऐ गधे सारे बच्चे, बच्चों में से, ऐ गधे ना सारा, सारे बच्चे, यू के पंचोड़े, बच्चों में से सारे बच्चे, तेरा बावड़ी। देखो मैं ये कहूं बच्चों में से ये बच्चा सबसे अच्छा, तो यह बात तो समझ में आवे। अब मैं कहूं बच्चों में से सब बच्चे अच्छे, अच्छा सिस्टम है, तो इसका मतलब ये गलत है। आप डायरेक्टली बोलो ना, कैसे, ऐसे बोल दीजिए ऑल चिल्ड्रेन लाइक स्टोरीज, ऐसे बोलो डायरेक्टली, क्या पंचोड़बाजी है, ये सही है, ये गलत है ऊपर वाला। लेकिन नीचे वाला, लेकिन नीचे वाला क्या है, ऑल ऑफ द चिल्ड्रेन, यानी बच्चों में से, बच्चों का ये ग्रुप क्या करता है, कहानियां पसंद करता है। जैसे आप सब बच्चे हो, आप सबको क्या लगती है, आप सबको जरूरी थोड़ी नहीं है सबको अच्छी लगे, सबको तो अच्छी नहीं लगेगी ना। अब कोई एक ग्रुप है 5-7 का, उनको जरूर अच्छी लगती है। अब अब बच्चों में से ये जो 5-7 बच्चों का ग्रुप है उनको बहुत अच्छी लगती है ना गर्वित कौन है वो डायन, नाम बता, ये है ना, तो समझ रहे हो तो मेरी बात को। इसका मतलब यहां किसकी बात हो रही है, इस ग्रुप की बात हो रही है, ऑल ऑफ द चिल्ड्रेन, यानी ये पर्टिकुलर बच्चों का ग्रुप क्या करता है, कहानियां पसंद करता है। तो ध्यान रखना, जब कभी भी ऑल के बाद में क्या लगे, ऑफ लगे, तो उसके बाद में जो बातचीत आप करोगे जिस नाउन की, उसके साथ क्या लगा होना चाहिए,
अगर वो प्लूरल नाउन होगा तो। ये कॉन्सेप्ट है और ये इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात है। एसएससी ने अपने इतिहास में 2019 के बाद इस पे काफी सारे सवाल पूछे। इतनी बात लिख लेना, पढ़ के आ जाना बाकी का।